बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज वाला जो मेरा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आप लोग को जो है वो पिछले लेक्चर में बता दिया है कि ग्रेविटी का तस्वर आइजैक न्यूटन ने पेश किया था। 1665 की वो शाम थी जब उसने ग्रेविटी का तस्वर पेश किया। तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन आई थी ग्रेविटेशन की। तो वो क्या डेफिनेशन थी कि कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस वो दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोग ने जो है वो इसका लॉ पढ़ना है, इसका कानून पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन लॉ की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से होगी। स्टेटमेंट जी, इसकी स्टेटमेंट आप लोग ने किस तरह से करनी है। एवरीबॉडी in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मैंने इसकी स्टेटमेंट बताई है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between their center। ठीक है, कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस वो दूसरे जिस्म को खींचता है और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के हासिल ज़रब के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो जो सेंटर है उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इनवर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ने भी बढ़ना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी ने भी क्या हो जाना है, ज़्यादा होना है। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ने कम हो जाना है, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ने क्या होना है, बढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक आदमी फोर्स लगा रहा है ज़्यादा, तो जाहिर है दूसरा आदमी ने जो है वो फोर्स कम लगेगी उससे, क्योंकि वो पहले वाले आदमी की फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से ये डायरेक्ट और इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में इसका ये है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका बना है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस। ये डायरेक्ट का मतलब है। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग ने हासिल ज़रब कह दिया है, और अगर वो बटे में कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो होता है इनवर्स। ठीक है, ये देखें अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये देखिए स्क्वायर भी ले लिया डिस्टेंस का। ठीक है, और वो इनवर्स भी होगा। अब इस लॉ को हमने प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से करना है कि हमारे पास यहाँ पर दो जिस्म है, ये M2 है, ये हमारे पास है M1। ठीक है, ये वाला जो जिस्म है वो फोर्स F से जो है वो इसे खींच रहे हैं, फिर इस जिस्म ने भी, जाहिर है फिर जब कोई भी जिस्म एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर अपोजिट फोर्स ही लगेगी। ये हमारे पास है नेगेटिव फोर्स। ठीक है, नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, अपोजिट है, मुखालिफ है। अब ये इनका सेंटर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर
स्टूडेंट यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये इसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो जिस्म है, दोनों जिस्म ने जब आपस में टकराना है, टकराने से पहले उसका डिस्टेंस क्या है, ये वाला, और जब वो टकराएंगे तो टकराने के बाद भी तो जाहिर है फिर वो अलग-अलग फोर्सेस जाएंगी, दो बॉल जो है वो अलग-अलग जब आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद एक ने उस साइड पे जाना है और दूसरी ने इस साइड पे जाना है। ठीक है, तो वो जो उन्होंने फासला तय करना है ना, उस फासले को हम लोगों ने क्या कहना है, डिस्टेंस कहना है। चलिए इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी, परेशान नहीं होना। कंसिडर टू बॉडीज of masses m1 and m2। ठीक है, हम लोग ने क्या किया कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कितने हैं, दो जिस्म हैं जिनके मैस m1 है और m2 है। अब यहाँ पे हमने कह दिया है कि लेट d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डी वाला जो है वो फासला है इन दो जिस्म के दरमियान। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, चलिए यहीं से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, अब यहाँ से देख के आप लोग ने करना है। उसने क्या कहा था कि एक फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के। जी, यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट का मतलब होता है, ये यहाँ पर क्या कर दिया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, उसने कहा था ना कि जो फोर्स है वो पहले आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखनी है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही रखा है। ठीक है, अगर बटे में आ जाएगा स्टूडेंट तो उसका मतलब होता है इनवर्स है, अगर बटे में नहीं आएगा तो उसका मतलब है ये डायरेक्ट है। अगर जिस्म ज़्यादा है तो हमें फोर्स की भी ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, अगर जिस्म कम है तो हमें फोर्स की भी कम ही ज़रूरत होगी। यहाँ पे दो जिस्म है तो ज़ाहिर फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो साइन होता है ना, ये कभी डायरेक्ट का आता है, कभी ये इनवर्स का आता है। तो इस साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट का क्या नाम दे दिया हुआ, कैपिटल जी। और चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग ग्रेविटेशन, तो यहाँ पर जब भी आप लोग ये डायरेक्टली या इनवर्सली का साइन ख़त्म करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स अमल की जा रही है, तो फोर्स किस वजह से अमल की जा रही है, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ऊपर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस जी के बारे में बताना है कि ये जी क्या है, वेयर जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी हमारे पास क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इट्स वैल्यू, आगे इसकी कीमत भी होती है, इट्स वैल्यू इस, स्टूडेंट इसकी कीमत जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी कीमत जो है वो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, और साथ आ गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा ये कीमत जो है वो यहाँ पर रखने से पहले आप लोगों को मैं यूनिट ही बता दूँ इसका कि यूनिट भी क्या होता है, क्योंकि इसकी कीमत में यूनिट लगाया है SI यूनिट इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसका यूनिट आप लोगों ने याद रखना है। और आगे यहाँ पर लिख देते हैं इट्स
वैल्यू इस क्या थी इसकी कीमत 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। आगे आपने इसका यूनिट लिख देना है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो है ये पूरा लॉ ख़त्म हो जाना है। दोबारा से मैं आप लोग को जो है रिवाइज करवा देती हूँ। तो रिवाइज में क्या था, हमारे पास स्टेटमेंट थी इसकी। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस वो दूसरे जिस्म को जो है वो अपनी तरफ खींचता है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली इसकी जो है वो स्टेटमेंट लिख देनी है, फार्मूला लिखना आपने। आगे आपने प्रूफ में ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर साबित भी करना है ये किस तरह से आया है। तो यहाँ पे मैंने बता रही है दो जिस्म थे, ठीक है, दोनों के ऊपर अपोजिट फोर्स अमल की जा रही है। यहाँ पर जब वो मुखालिफ फोर्स अमल करेंगे तो जाहिर है फिर ही दो जिस्म जो है वो आपस में टकराएंगे। इनके दरमियान जो फासला है उस फासले को क्या नाम दिया हुआ है, डी का। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है, कह दिया है कि कंसिडर टू बॉडीज। लेट हमने किया है कि दो जिस्म है जिनके मैसेज m1 है m2 है, और उनके दरमियान जो फासला है उस फासले का क्या नाम है, डी। फिर उसके बाद आपने करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट से मैंने यहाँ पर जो है ये चीज़ बनाई है। पहले कहा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट और इन्वर्स के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, कि डायरेक्ट अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ने भी बढ़ना है। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ने कम होना है, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ने क्या होना है, बढ़ना है। ठीक है, बटे में अगर कोई चीज़ आ जाएगी ना तो वो इन्वर्स होती है, अगर बटे में ना आएगी तो वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट होती है। यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बना। यहाँ पर मैंने बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हो ना तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट से ये नहीं करना कि आपके पास के आ जाएगा, वो अलग-अलग चैप्टर्स होंगे कि कहीं जगह ये के आ जाएगा, कहीं जगह जो है वो ये जी आ जाएगा। तो ग्रेविटेशन का कानून पढ़ रहे हैं तो आप लोग ने यहाँ पर जी कैपिटल लगाना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर है, और इसकी कीमत हमारे पास क्या होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये एक जगह ही रहती है। ठीक है, और ये हर जगह एक जैसी रहती है। ये वाली कीमत जो है वो जिस तरह वो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा, स्मॉल जी की कीमत ग्रेविटेशनल जो है वो एक्सेलरेशन की जो कीमत होती है हमारे पास वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी कीमत जो है वो बदलती नहीं है, वेरी कर जाती है, कभी कभी जो है वो बुलंदी पे ये तब्दील हो जाती है, लेकिन ये वाली जो कीमत है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ये हमेशा एक जगह, हर जगह एक जैसी ही रहती है। अगर इसकी कीमत हमारे पास कम हो जाएगी तो इंसान के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, और खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।